गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपनी के शासन के दौरान लगान व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये लगान व्यवस्थाएं 3 प्रकार की थी। पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा माहलवाड़ी और तीसरा है रैयतवाड़ी। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वह आज का टॉपिक होगा और वह है परमानेंट सेटलमेंट। कॉर्नवालिस के आने के पूर्व की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल में कंपनी को दीवानी अधिकार दिया गया था और बंगाल में द्वैध शासन की भी बात हमने पढ़ी है। तो कंपनी को दोहरे अधिकार निभाने पड़ते, दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी से काम इनका काफी बढ़ा हुआ था। फिर वारेन हेस्टिंग्स जो 72 से 84 तक रहे, इसके काल में एक नई प्रकार की लगान व्यवस्था लागू की गई थी। वह व्यवस्था ठेकेदारी व्यवस्था थी। शुरू में तो अधिकारियों को ही लगान वसूलने के लिए कहा जाता था। वो लगान वसूलते थे और अपना कमीशन रख करके सरकार को देते। जब ठेकेदारी प्रथा आई तो हर साल ठेका छोड़ा जाता था लगान वसूलने के लिए। जो हाईएस्ट बीडर होते थे, जो सबसे ज्यादा बोली बोलते थे, उनको लगान वसूलने का अधिकार दिया जाता था। मगर समस्या क्या थी कि बहुत तो लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त करने की बहुत ऊंची बोली बोलते थे, लेकिन उतना वो लगान दे नहीं पाते थे, अतः उन्हें हटा दिया जाता था और लगान भी नहीं मिलता था। तो ऐसे परिस्थितियों में जब कॉर्नवालिस आया तो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का दबाव पड़ा कि एक पर्याप्त लगान व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। और कॉर्नवालिस जो 1784 में भारत आया था, 1786 में वह गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपना पूर्ण रूपेण अधिकार के साथ में कार्य करने लगा। उसने इस समस्या का, लगान वसूल करने की समस्या का निदान के लिए हल ढूंढना शुरू किया। उसने शीघ्रता से कोई काम नहीं किया और इस क्षेत्र में बंगाल के ही एक अधिकारी जिनका नाम था चार्ल्स ग्रांट, और उनकी मदद के लिए जॉन सोर, 2 अधिकारियों की मदद किया। चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर ने मिलकर 3 वर्षों तक इस क्षेत्र का अध्ययन किया। इस क्षेत्र में गहरा अध्ययन किया और तब जाकर के उसने जमीन के बारे में, फसल के बारे में एक डाटा तैयार किया और 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने उनके आधार पर एक परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त किया गया। शुरू में तो यह 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन कालांतर में से बढ़ा दिया गया। तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया और बंगाल का क्षेत्र में, बंगाल और बिहार, पहले बंगाल प्रोविंस में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे, तो बंगाल प्रोविंस में लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत
लगान वसूल करने का अधिकार एक वर्ग को दिया गया जिसे जमींदार वर्ग कहा गया था। जमींदारों को जमीन का हेरिडिटरी ऑनर्स यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऑनर घोषित किया गया। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, हर साल के लिए होती थी और हाईएस्ट बिडर को थी। अब इन्हें फिक्स कर दिया कि लगान आप वसूल करेंगे और लगान की दर को भी फिक्स कर दिया गया। तो दो चीजें हुई, एक इन्हें अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी ऑनर बना दिया गया और दूसरे लगान की दर को फिक्स कर दिया गया। अब इसको लेकर के विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये बोल्ड और वाइज स्टेप था, यानी कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, महत्वपूर्ण कदम था। अब ऐसे लगान वसूल करने वाले का एक वर्ग बन गया जिसे लैंडलॉर्ड कहा गया और यही वर्ग लगान वसूल करता। कंपनी का लगान देने वाले यानी किसानों से या किसान वर्ग से संपर्क लगान के लिए बिल्कुल समाप्त हो गया। लगान वसूल करने का काम अब सिर्फ जमींदार करेंगे और इससे फायदा क्या हुआ कि कंपनी को एक ऐसा वर्ग मिल गया जो कि उसके लिए विश्वास पात्र वर्ग हो गया, वफादार वर्ग हो गया, एक सहयोगी वर्ग हो गया, क्योंकि वो किसानों और कंपनी के बीच के वर्ग थे। एक तरह से अपने क्षेत्र के मालिक हो गए। उनको लगान वसूल करने के साथ साथ उन्हें प्रशासन का डंडे का सहारा मिल गया। इससे एक फायदा हुआ कि उपज में वृद्धि हुई। पहले उपज में वृद्धि की वो सोचते भी नहीं थे जमींदार, इसे नहीं सोचते थे कि पता नहीं अगले बार उन्हें लगान वसूल करने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब अधिकार ही नहीं मिलेगा तो क्यों प्रयास करें, तो ये उपज में वृद्धि का भी प्रयास करने लगे। फिर क्षेत्र में भी वृद्धि का प्रयास किए, उन भूमियों पर भी कृषि करने लगे जो जिस पर खेती नहीं होती थी। बंजर जमीनों को भी उपजाऊ बनाने का इन्होंने कोशिश करने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी कार्य में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर जमींदार भी धीरे धीरे समृद्धशाली होते गए, क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित रकम ही देनी होती थी। उपज बढ़ने के साथ साथ या क्षेत्र में वृद्धि होने के साथ साथ जो भी फायदा होता था वह अब सरकार को न दे करके, कंपनी को न दे करके उनके पास ही रह सकता था। तो उपज में निसंदेह रूप से वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी को इससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट की ओर से देखते हैं कि गवर्नमेंट को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में काम करने के लिए, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार के लिए आई थी, तो वो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें अब पूरा अवसर, पूरा मौका उनको अब मिलने लगा। कंपनी को एक निश्चित आमदनी होने लगी, जितना फिक्स कर दिया गया। अब उनको निश्चित फसल हो नहीं हो, अकाल पड़े, बाढ़ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको एक निश्चित रकम मिलनी है साल में, तो उतनी मिलनी ही है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी को लगान वसूल करने के कार्य से मुक्ति हो गई, यानी कि राजस्व यानी कर वसूल करने के अधिकार के कार्यों से मुक्ति हो गई। तो इसके तमाम योग्य ऑफिसर जो काफी संख्या में यहाँ उपस्थित थे, उनको अब कंपनी के दूसरे कार्यों, प्रशासनिक कार्यों में या उन कार्यों में लगा दिया और उन समस्याओं से निजात पा गए जो कि लगान व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक वो लगान वसूल करने की जिम्मेवारी से कंपनी मुक्त हो गई, उनके अधिकारी फ्री हो गए जाके वो दूसरे काम में लगा सके और उन झंझटों से मुक्त हो गए जो लगान वसूल करने में होते थे। एक अच्छा खासा फायदा कंपनी को हुआ। लेकिन
जमींदारों के समृद्धि को देखते हुए उन्हें लगा कि ये गलत कदम हो गया, कि वो, क्योंकि उन्हें तो रकम उतनी ही फिक्स मिल रही जितना उन लोगों ने फिक्स किया था, तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा था, क्योंकि उपज बढ़ रही है, लंबी तो उतना ही फिक्स है, क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, कंपनी का लगान उतना ही फिक्स है, तो ये एक तरह से कंपनी को लॉन्ग रन में घाटा हुआ। दूसरी तरफ जमींदारों को चूंकि काफी ऊंची रकम बोली गई, फिक्स किया गया था, तो शुरू में तो घाटा हुआ, लेकिन कालांतर में जमींदारों को काफी फायदा होने लगा। धीरे धीरे जमींदार समृद्धशाली, उद्दंड भी होते चले गए। और सबसे जो बुरी स्थिति हुई वह हुई किसानों को। किसान जमींदारों के दया दृष्टि पर जीवन बसर करने लगे। वे उनके माई बाप कहलाने लगे। अगर वो लगान न देते थे, समय पर न देते थे, तो उन्हें कोड़े और हंटरों से मारा जाता था और उनको सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कंपनी को किसानों से कोई लेना देना नहीं था। करों का भारी बोझ उन पर पड़ता जा रहा था। अकाल पड़ गया तो वो कर भी और भी बढ़ जाता था बोझ। घर में कोई बीमार पड़ गया तो वो पैसा उधर खर्चा, तो ये दे नहीं पाते थे। तो इस तरह किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती हुई इन सब समस्याओं को कालांतर में कंपनी ने भी समझा, और यही वजह है कि कंपनी ने अगर बनारस में भी लागू करना था तो इस सिस्टम को लागू नहीं किया गया। तो ये समस्या बढ़ती चली गई थी, तो दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने दूसरे कर प्रणाली लागू किए। लेकिन जो भी हो, कंपनी एक नई प्रकार की व्यवस्था करके लागू की। इसे हम लोग बंगाल और बिहार के जो क्षेत्र में लागू किए गए थे उसको हम लोग जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और अगले क्लास में पढ़ेंगे महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था। आज इतना ही, धन्यवाद।